हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 4.0 इसके लिए साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये टोटल बिहार के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसमें जो है साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चन होने वाले हैं और टोटल क्वेश्चन जो है MCQ टाइप के होंगे। आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ऊर्जा संचित होती है। तो बताइए ऊर्जा जो है ये कहाँ पर संचित होती है। बताइए ऊर्जा जो है कहाँ पर संचित होती है। ADP में, AMP में, ATP में या फिर RMP में। तो बताइए ऊर्जा को कहाँ पर संचित की जाती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ATP। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है 5 डिग्री फारेनहाइट को केल्विन स्केल में बदलिए। तो देखिए 5 डिग्री फारेनहाइट को जब केल्विन स्केल में आप चेंज करेंगे तो इसका फार्मूला होता है F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। तो इस फार्मूला में जब आप लोग 5 डिग्री फारेनहाइट को यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका निकल करके आएगा, बताइए कितना। तो इसका निकल के आएगा आप लोगों का 258.15 कैलोरी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5 में आप लोग इसे रख करके निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है। बताइए अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण। तो बताइए कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो बताइए सूर्य जो है ये जो सूर्यास्त होता है तो सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। बताइए परावर्तन के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है या फिर विवर्तन के कारण होता है। तो बताइए सूर्यास्त होते समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 प्रकीर्णन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो बताइए पृथ्वी तल से किसी वस्तु को अगर पलायन कर रहे हैं तो यह किस बात पर डिपेंड करेगा। वस्तु के द्रव्यमान पर, प्रक्षेपण की दिशा पर, प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर या फिर उपयुक्त सभी पर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह कहाँ से प्रक्षेपित किया जा रहा है। तो इसके स्थान पर डिपेंड करेगा, प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है, पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान कितना होता है। तो बताइए पलायन वेग का मान कितना होता है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जल के वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। बताइए जल के वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। प्राकृतिक कहलाता है, भौतिक कहलाता है, सामाजिक या फिर जैविक कहलाता है। तो बताइए जल के वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो देखिए जल के वाष्प में परिवर्तन जो होता है ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है डायनेमो का कार्य है। बताइए डायनेमो का कार्य क्या होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तो बताइए डायनेमो का कार्य क्या है। तो देखिए डायनेमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से अवश्रव्य तरंगे कौन है। तो बताइए निम्नलिखित में से अवश्रव्य तरंगे कौन सी हैं। 100 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से नीचे, 200 हर्ट्ज
या फिर 20,000 हर्ट्ज। तो बताइए अवश्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं। तो देखिए तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, एक अवश्रव्य होता है, एक श्रव्य होता है, एक प्राश्रव्य होता है। और जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियाँ होती हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनियों को क्या कहते हैं, अवश्रव्य कहते हैं। और श्रव्य ध्वनियाँ जो होती हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से प्राश्रव्य ध्वनि पूछेगा तो 20,000 से अधिक वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उसे प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। तो बताइए दूध की शुद्धता को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। बताइए दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है, लैक्टोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, या फिर हाइग्रोमीटर से, या फिर वेब गेज से। तो देखिए दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है। बताइए ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है। बताइए निक्षेपण है, विस्थापन है, तापांतर है, या फिर विघटन है। तो बताइए ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या होता है। बताइए ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या होता है। तो देखिए ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण जो है ये तापांतर क्या होता है, तापांतर होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। तो बताइए इंद्रधनुष के किनारों के रंग कौन से होते हैं। बैगनी और लाल होता है, बैगनी और हरा होता है, लाल और हरा होता है, या फिर लाल और नीला होता है। तो देखिए इंद्रधनुष में जो होते हैं 7 रंग होते हैं। सबसे नीचे क्या होता है, बैगनी। देखिए इस तरह याद कर लीजिएगा, बैजानी है पीनाला। तो इसे आप लोग याद करेंगे, बैजानी है पीनाला। तो बैगनी नीचे आएगा और लास्ट में क्या आएगा, ऊपर सबसे लाल आएगा। तो बैगनी और लाल जो है ये किनारों के रंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैगनी जो है और लाल जो है इसका किनारे के रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है। तो देखिए ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक ये दोनों जो है सेम होता है। ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक जो है ये दोनों सेम होता है और क्या होता है, जूल होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी रेडियो सक्रिय धातु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। बताइए किसी रेडियो सक्रिय धातु से उत्सर्जित अल्फा किरणें होती हैं। हाइड्रोजन नाभिक होता है, ऋणात्मक रूप से आवेशित कण है, हीलियम नाभिक है, या फिर न्यूट्रॉन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए किसी रेडियो सक्रिय धातु से उत्सर्जित अल्फा किरणें जो होती हैं ये हीलियम नाभिक। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है। बताइए बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बताइए बल का एसआई मात्रक क्या होता है। न्यूटन होता है, डाइन होता है, या फिर जूल होता है, या फिर अर्ग होता है। तो बताइए बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए बल का जो एसआई मात्रक होता है ये क्या होता है, न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए बल एक सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। बताइए बल एक सदिश राशि है या फिर एक अदिश राशि है। तो देखिए बल जो होता है यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां होती हैं। बताइए अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां जो हैं किसकी बनी होती हैं। लोहा की बनी होती हैं, सोना की बनी होती हैं, चांदी की बनी होती हैं, या फिर मैग्नीज की बनी होती हैं। तो बताइए अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां जो है किस चीज़ की बनी होती हैं। तो देखिए अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां जो होती हैं ये चांदी की बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां किसकी बनी होती हैं, चांदी की बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए सर्वाधिक विद्युत का चालक जो है कौन सी धातु है। बताइए सर्वाधिक विद्युत का चालक जो है कौन सी धातु है। तो देखिए सर्वाधिक विद्युत का चालक जो है इसे चांदी को ही माना जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बताइए बढ़ेगा या फिर घटेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। बताइए दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ेगा या फिर घटेगा। बताइए दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है ये बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो देखिए अगर दाब बढ़ाया जाए
तो बर्फ का गलनांक जो होता है ये घटता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है घटता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? बताइए, किसी भी धातु की अधिकतम चाल जो है कितनी हो सकती है? अनंत हो सकता है, 10⁻10 मीटर पर सेकंड हो सकता है, 4 × 10⁵ मीटर पर सेकंड हो सकता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो सकता है। तो बताइए किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? बताइए किसी भी धातु की अधिकतम चाल जो है कितनी हो सकती है? तो देखिए किसी भी धातु की अधिकतम चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है किसी भी धातु की अधिकतम चाल हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? बताइए ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं या फिर नाभिकीय बल कहते हैं? बताइए ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? बताइए ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? बताइए ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो देखिए इसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? बताइए विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा को निहित किया जाता है? बताइए विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर ताप ऊर्जा? तो देखिए विद्युत सेल में जो होता है रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेसिबल किसकी इकाई है? बताइए डेसिबल जो है यह किसकी इकाई है? मीटर की इकाई है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, प्रतिरोध की इकाई है या फिर प्रकाश की तीव्रता की इकाई है? तो बताइए डेसिबल जो है यह किसकी इकाई है? तो देखिए डेसिबल जो होता है यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। किसको मापता है? ध्वनि की तीव्रता को जो है डेसिबल मापता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। बताइए खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट, बेंजोइक एसिड? तो बताइए खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए फूड प्रोसेसिंग हेतु जो है बेंजोइक एसिड को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बेंजोइक एसिड जो होता है एक खाद्य संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। बताइए सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है या फिर फ्लोरीन है? तो बताइए सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? बताइए सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो देखिए फ्लोरीन जो होता है इस सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन के समूह में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। बताइए प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या होता है? बताइए प्राकृतिक रबड़ का बहुलक जो है क्या होता है? एथिलीन होता है, आइसोप्रीन होता है, एसिटिलीन होता है या फिर हेक्सेन होता है? तो बताइए प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या होता है? बताइए प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या होता है? तो देखिए आइसोप्रीन जो है ये प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। क्या है? प्राकृतिक रबड़ का बहुलक जो है आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या होता है? आइसोप्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गोदुग्ध में पीलेपन का कारण क्या है? बताइए गोदुग्ध में पीलेपन का कारण क्या है? बताइए गाय के दूध में पीलेपन का कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है, पायरुविक एसिड होता है, कैरोटीन होता है या फिर रिबोलोज होता है? तो बताइए गोदुग्ध में पीलेपन का कारण क्या है? तो देखिए गाय का दूध जो होता है पीला दिखने का कारण है कैरोटीन के कारण जो है पीला दिखता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? बताइए वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? बताइए वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम? तो देखिए वायुमंडल में जो है सर्वाधिक गैस की मात्रा जो है नाइट्रोजन का पाया जाता है, 78% जो है नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का बात करेगा तो लगभग जो है 21%, 20.94% जो है ऑक्सीजन है। आर्गन का बात करेगा जो 0.93% जो है आर्गन है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.03% है। तो ये सब इसमें से कोई भी स्टेटमेंट के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों सभी लोग जानते हैं। आर्गन जो होता है 0.93% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? बताइए साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है या फिर सोडियम हाइपोसल्फेट है? तो देखिए साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड जो है साधारण नमक का रासायनिक नाम है, और इसका सूत्र पूछेगा तो क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन देखिए बिहार के किसी ने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग अच्छे से जरूर करिएगा। देखिए स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बताइए स्टोरेज बैटरी में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तांबा का किया जाता है, सीसा का किया जाता है, एल्यूमिनियम या फिर जस्ता का किया जाता है? तो देखिए स्टोरेज बैटरी जो होता है इसमें किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सीसा या फिर लेड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टोरेज बैटरी में जो है कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सीसा या फिर लेड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? तो देखिए इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। लोहा जो है नॉन फेरस धातु नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है? बताइए खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम या फिर क्लोरीन? तो बताइए खारे पानी में इन चारों ऑप्शनों में से क्या पाया जाता है? बताइए खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न के प्रकार से। बताइए धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न के प्रकार से। बताइए किसके कारण जो है अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जियोलाइट। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में किया जाता है? मीथेन का प्रयोग किया जाता है, अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है या फिर क्लोरोफार्म का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए बेहोश करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए क्लोरोफार्म जो होता है इसे बेहोश करने में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है। बताइए ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग जो है होता है नाइट्रोजन के विश्लेषण के लिए, घोल में किसी तत्व की पहचान के लिए, ऑर्गेनिक यौगिक में नाइट्रोजन को मापने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है। तो देखिए ब्राउन रिंग परीक्षण जो होता है ये नाइट्रोजन के विश्लेषण के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग जो होता है नाइट्रोजन के विश्लेषण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा नियम है जो गैसों से संबंधित नहीं है? बायल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गै-लुसाक का नियम है या फिर फैराडे का नियम है? तो देखिए बायल का नियम भी गैसों से संबंधित है, चार्ल्स का नियम भी गैसों से संबंधित है,
गेलुसाक का नियम भी गैसों से संबंधित है, लेकिन फैराडे का नियम जो है ये गैसों से संबंधित नहीं है, जबकि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने वाली गैस है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आग बुझाने के रूप में प्रयोग की जाती है? नियान, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बताइए आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायुमंडल में कितना % पाया जाता है? बताइए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायुमंडल में कितने % पाए जाते हैं? तो देखिए 0.03% पाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से खट्टा है? तो बताइए चीनी है, चूना है, बेकिंग पाउडर है या फिर सिरका है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है ये प्राकृतिक रूप से खट्टा है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सिरका जो होता है ये प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बताइए सोना है, चांदी है, सोडियम या फिर तांबा है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो देखिए जो ये सोना होता है ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोना जो है प्राकृतिक रूप से मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट का अयस्क है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का अयस्क है? बताइए निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का अयस्क है? लोहा, जस्ता, टीन या फिर एल्युमिनियम। तो देखिए बॉक्साइट अयस्क जो है ये एल्युमिनियम का होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? बताइए भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था, इथाइल साइनाइड हुआ था या फिर फेनाइल आइसोसाइनाइड हुआ था। तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था इसमें MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है इसका लीक हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भोपाल गैस त्रासदी जो है किस राज्य से संबंधित है और ये कब हुआ था? तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है और 3 दिसंबर 1984 को जो है यह घटना घटी थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या है? एक जहरीली गैस है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? बताइए सूर्य में सर्वाधिक जो है कौन सा तत्व जो है पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, लोहा या फिर सिलिकॉन पाया जाता है। तो देखिए सूर्य जो होता है इसमें सबसे अधिक जो है हाइड्रोजन पाया जाता है, फिर उसके बाद हीलियम पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। बताइए कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बताइए कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का या फिर नाइट्रिक अम्ल का। तो बताइए कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कांच पर लिखने के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है? बताइए शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो शुष्क सेल होता है इसमें रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुष्क सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? बताइए निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? कटहल, गुलहर, आर्किड या फिर फर्न। तो देखिए फर्न जो होता है इसमें फूल नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्न एक जो है अपुष्पी पौधा होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? बताइए एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 100/50, 120/80, 150/100 या फिर 80/100। तो बताइए एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं कितना होता है? तो देखिए 120/80 ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होता है? 120/80 होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बताइए रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बताइए रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो देखिए रक्तचाप मापा जाता है स्फेग्नोमीटर को से, किससे? स्फेग्नोमैनोमीटर से जो है रक्तचाप को मापा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो बताइए मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से जमता है? विटामिन के की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई की कमी से या फिर विटामिन सी की कमी से। तो बताइए मानव शरीर में जो है रक्त का थक्का जो है किस विटामिन की कमी से जमता है? तो देखिए विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का जमाने में कार्य करता है। अगर आप लोगों से पूछे कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार है, तो कैल्शियम आयन जो है जिम्मेदार होता है। अगर पूछेगा इसके साथ साथ कि इसमें और कौन जिम्मेदार है, तो प्लेटलेट्स भी जिम्मेदार होता है। अगर पूछेगा रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होता है, तो फाइब्रिनोजन जो है प्रोटीन जो है रक्त का थक्का जमाने में जिम्मेदार है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो इतना क्वेश्चन आपको रक्त के थक्का से याद रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? बताइए BCG का टीका जो है नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? 6 माह के, 7 दिन के, जन्म के तुरंत बाद या फिर 48 दिन। तो बताइए BCG का टीका जो है नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो देखिए 7 दिन के भीतर लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 दिन के भीतर जो है नवजात शिशु को BCG का टीका लगा देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? बताइए पादप कोशिका जो है ये जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्त, जीव द्रव्य की उपस्थिति या फिर कोशिका केंद्रक। तो बताइए पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से किस प्रकार अलग होती है? तो देखिए इसका मेन कारण है कोशिका भित्त के कारण। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बताइए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बताइए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बताइए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैनक्रियास में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या फिर अमाशय में। तो बताइए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में समाप्त होता है, किस अंग में संपन्न होता है? तो देखिए छोटी आंत जो है ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? बताइए मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? बताइए मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 होता है, 46 होता है, 42 या फिर 44 होता है। तो देखिए मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या जो है ये टोटल 46 होता है। अगर पेयर की बात करेगा तो पेयर 23 और संख्या 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं। तो बताइए कौन से द्रव को एकत्रित हो जाने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है? लैक्टिक एसिड के जमा होने से,
पायरुविक एसिड के जमा होने से, बेंजोइक एसिड के जमा होने से, या फिर यूरिक एसिड के जमा होने से। तो देखिए लैक्टिक एसिड के जमा होने से जो है मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, विटामिन हार्मोन माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। विटामिन बी का पूछेगा तो थायमिन होता है। विटामिन सी का पूछेगा तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का पूछेगा तो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है। तो इस तरह से आप लोग सारे विटामिन का नाम आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर पूछेगा बी कॉम्प्लेक्स का, तो बी कॉम्प्लेक्स का पूछेगा तो B1 का थायमिन, B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। B3 को क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। B6 को क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन कहते हैं। B5 को क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक कहते हैं। B7 को क्या कहते हैं? बाल्टेनिक कहते हैं। B11 को क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड कहते हैं। B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। तो इन सबसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब भी आप लोग याद करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? बताइए मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो है किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिका से, सफेद रक्त कोशिका से, प्लाज्मा से या फिर ब्लड प्लेटलेट से। तो बताइए मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो है किसके माध्यम से होती है? बताइए मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो है यह किसके माध्यम से होती है? तो देखिए मानव शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होता है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर है, अग्नाशय है, स्ट्रेपी है या फिर अमाशय है। तो बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या बात करेगा तो लीवर या फिर यकृत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए पित्त का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? बताइए मानव शरीर में पित्त का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? बताइए मानव शरीर में पित्त का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? तो यकृत में जो है पित्त का निर्माण होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? बताइए ग्रीन हाउस जो है किस पदार्थ का बना होता है? बताइए ग्रीन हाउस जो है किस पदार्थ का बना होता है? बताइए ग्रीन हाउस जो है यह किस पदार्थ का बना होता है? लकड़ी का, ईंट व सीमेंट का, कांच का या फिर लोहा का। तो बताइए ग्रीन हाउस जो है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो देखिए ग्रीन हाउस जो है यह कांच का बना होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? बताइए ग्रीन हाउस गैस जो है कौन कौन से होते हैं? बताइए ग्रीन हाउस गैस जो है कौन कौन से होते हैं? तो देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है और मीथेन है, उसके बाद ओजोन है। तो ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस होते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो आप लोगों को बताया भी है। तो बताइए शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? यकृत में होता है, तिल्ली में होता है, पित्ताशय की थैली में होता है या फिर पैनक्रियास में होता है। तो बताइए मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? तो देखिए यकृत में होता है। और यकृत जो होता है इसी को लीवर भी कहते हैं। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, मियादी बुखार जिसे टाइफाइड कहते हैं में शरीर का मुख्य रूप से
प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? बताइए टाइफाइड हो जाता है जब तो किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को करता है, तिल्ली को करता है, लीवर या फिर यकृत को करता है या फिर आंत को करता है? तो बताइए टाइफाइड जो है शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए टाइफाइड की जांच जो है किसके द्वारा किया जाता है? बताइए टाइफाइड की जांच जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके लिए विडाल टेस्ट करवाया जाता है टाइफाइड के जांच के लिए, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए यह जीवाणु से होने वाला रोग है और इसका वाहक कौन होता है? तो साल्मोनेला टाइफी जो है इसका वाहक है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। टाइफाइड होने का कारण क्या होता है? दूषित जल और भोजन जो है टाइफाइड होने के कारण है। और इसका जो लक्षण है तेज बुखार, उसके बाद भूख का कम होना, शरीर में दर्द, कमजोरी तथा उल्टी होने लगता है, ये सब जो है टाइफाइड के लक्षण हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में रुधिर का भंडार होता है। बताइए शरीर में रुधिर का भंडार जो है कहाँ पर होता है? तिल्ली में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, हृदय में होता है या फिर यकृत में होता है? तो देखिए शरीर में जो रुधिर का भंडार होता है ये कहाँ पे होता है? तिल्ली या इसी को क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर में रुधिर का भंडार जो है तिल्ली या फिर प्लीहा में होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए शरीर में जो रुधिर का निर्माण जो है ये कहाँ पे होता है? तो रुधिर का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में और इसका भंडार होता है तिल्ली या फिर प्लीहा में। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। बताइए मानव शरीर में प्रति मिनट जो है हृदय की धड़कन जो है कितनी बार होती है? तो देखिए ये आप लोग जानते होंगे कि 70 से 72 बार जो है मानव शरीर का हृदय जो है 1 मिनट में धड़कता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। बताइए मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताइए मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताइए मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो है कितनी होती है? तो देखिए अगर वयस्क मनुष्य की बात करें तो इसमें 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन अगर बात किया जाए वैसे जो है छोटे बच्चों में या नवजात शिशु में जो होता है 229 हड्डियां पाई जाती हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन बी? तो देखिए विटामिन सी जो होता है ये दूध में नहीं पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं पाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। बताइए मानव शरीर में, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो देखिए ये आप लोग को बताया भी है 46 और 23 जोड़ा जो है क्रोमोसोम पाया जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बताइए सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बताइए सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो देखिए विटामिन जो है डी जो है इस सूर्य की किरणों से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए ये विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? बताइए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का है। विटामिन के का नाम है फ्लोक्विनोन है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से प्रैक्टिस करना हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।